हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप्स आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले कल हमने पढ़ा था हिमाचल का पूर्व एवं आद्य इतिहास। उसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जो जातियां थी, चाहे वो कोल हो, किरात हो, चाहे किन्नर हो, खस हो या नाग हो, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। प्रमाणिक और ठोस सामग्री के आधार पर सिंधु सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानी गई है। हिमाचल में इस सभ्यता की समकालीन जातियां कोल, आदिम आग्नेय या निषाद, बंसी, किन्नर, नाग और खस थी। इनमें पहले यहाँ कौन थे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कोल जो है यहाँ के मूल निवासियों में से एक कहे जाते हैं और यह भी मत है कि इसी आदिम आग्नेय जाति ने नवपाषाण युगीन संस्कृति की नींव डाली। संभवतः पश्चिमी हिमाचल में आज के कोली, हाली, डूम, चनाल, रेहड़, बाड़ी आदि नामों वाले लोग इस जाति में से ही हैं। भारत के कुछ इतिहासकारों का मत है कि कोल लोग हिमाचल के उत्तर पूर्वी दर्रों से भारत आए थे। बाद में द्रविड़ों ने आकर उन्हें उपजाऊ प्रदेशों से भगाकर अपना अधिकार कर लिया और कोल लोगों ने जंगलों और पहाड़ों में भागकर शरण ली। इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा के प्रभाव के चिन्ह नेपाल से लेकर कांगड़ा, चंबा तक की पहाड़ी बोलियों में स्पष्ट और निश्चित रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो जाति है वो है किरात मंगोल। यह दूसरी जाति के नाम का उल्लेख मिलता है जिसे किरात कहा जाता है। ये लोग कोल जाति के बाद आए। ये पूर्व की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे आए। इन्होंने असम, भूटान, नेपाल में बड़ी बस्तियां बसाई और यह जाति हिमाचल के दक्षिण क्षेत्र में हिमाचल होते हुए कश्मीर तक तथा उसके नीचे मोहनजोदड़ो तक फैल गई। यह जाति पशुपालक थी और इसमें जन व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता काल में ये जातियां हिमाचल की तराइयों में यत्र तत्र बसती थी। ऋग्वैदिक जो ऋषि है वशिष्ठ, उन्होंने सिसनदेव इस जाति को कहा है, अर्थात लिंग को देवता मानकर पूजने वाले। यजुर्वेद और अथर्ववेद में इस जाति का उल्लेख पर्वतीय गुफाओं के निवासियों के रूप में आया है। महाभारत में किरातों को हिमालय के निवासी बताया गया है। मनु ने लिखा है कि ये लोग कर्म न करने से शूद्र हो गए हैं। हिमबान के इन किरातों की जो जानकारी है वो महाकवि कालिदास ने भी 4वीं शताब्दी में दी है और इनको भी जो है इस जाति की जानकारी थी। रघुवंश में रघु द्वारा किरातों को परास्त करने का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किन्नर, किरात, नाग, खस। ये जो जाति है हमारे पास, अब हम बात करेंगे किन्नर और किरात की। रघुवंश में ही किन्नरों का उल्लेख आता है। राहुल सांकृत्यायन के विचारों में किन्नरों और किरातों के पारस्परिक संबंधों के बारे में ठीक से कुछ बताना आसान नहीं। किन्नरों का देश एक समय हिमाचल में गंगा के पठार से पश्चिम में सतलुज और चंद्रभागा के पठार तक फैला हुआ था और किरात जो है गंगा के पठार के पूर्वी छोर को साथ समेटते हुए सारे नेपाल तक फैले थे। आज ये लोग चंबा में लाहौले, कुल्लू में मलाना, उत्तरी सतलुज के कनावर, मानानीती के मारछा, अस्कोट, अल्मोड़ा के राजकिरात आदि नामों से पुकारे जाते हैं। किन्नरों और किरातों के सजातीय बंधु संभवतः नाग भी थे। इस जाति के लोग हिमाचल की पहाड़ियों तथा मैदानों में हर जगह बसते थे। वे नागों अर्थात सर्पों और विशेषकर मणिधारी सर्पों की पूजा करते थे और नाग उनका कुल चिन्ह था। नागों का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। उस काल में उनके यमुना घाटी में रहने का वर्णन भी मिलता है। महाभारत में यह भी पता चलता है कि पांडु पुत्र अर्जुन ने हरिद्वार के नाग राजा वासुकी की उलोपी नामक नाग कन्या से भी विवाह किया था। पुराणों में भी नाग राजाओं का वर्णन आता है।
इनका राज्य मथुरा, विदिशा आदि स्थानों में 4वीं और 5वीं शताब्दी तक रहा है। अंत में गुप्त वंश ने इन्हें परास्त किया, जिसका पता प्रयाग के किले के भीतर अवस्थित सम्राट समुद्रगुप्त के स्तूप के लेख से मिलता है। किरातों की भांति हिमाचल में नागों को परास्त करने वाले खस ही थे। किन्नर, किरात और नाग जातियों के अतिरिक्त हिमाचल में जो सबसे शक्तिशाली जाति रही वह खस जाति थी। संस्कृत ग्रंथों में भुंडा को नरमेघ यज्ञ नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार उत्तरी भारत में दशहरे को आर्यों की दक्षिण देशीय द्रविड़ आदि जातियों पर विजय की स्मृति में मनाते हैं, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी जो भुंडा उत्सव है, भुंडे को खसों की नाग जाति पर विजय के रूप में मनाते हैं। खसों का यहाँ की आदि जातियों पर विजय का संकेत हमें कुल्लू के एक ऐतिहासिक स्थल निरमंड में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली से भी मिलता है। खसों का वर्णन मनुस्मृति, महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। मनु ने खसों को क्षत्रिय से शूद्र होने का धार्मिक आदेश दिया है। द्रोण पर्व में खस जाति का दुर्योधन की ओर से लड़ने का संकेत भी मिलता है। वन पर्व के अनुसार जब पांडव हिमालय की ओर जाने लगे तो उन्हें कुलिंद राज सुबाहु का विशाल राज्य दिखाई दिया, जहां हाथी घोड़े बहुतायत में थे और सैकड़ों किरात, तंगन एवं कुलिंग आदि वन जातियों के लोग निवास करते थे। कुलिंदों के राजा सुबाहु को जब पता चला कि उसके राज्य में पांडव आए हैं, तब वह अपने राज्य की सीमा पर जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी राजधानी ले गया। महाभारत में ही खसों द्वारा मध्य देश विजय का वर्णन भी मिलता है। पुराणों में भी खस जाति का उल्लेख आता है। वायु पुराण में कहा गया है कि खस एक जाति थी जिसे राजा सागर नष्ट करना चाहते थे, पर वशिष्ठ की कृपा से वह बच गई। विष्णु पुराण, कल्कि पुराण में भी इस जाति का वर्णन मिलता है। रोम के इतिहासकार प्लिनी 79 ईस्वी ने खसों के बारे में कहा है कि सिंधु और यमुना के बीच जंगलों में निवास करने वाली पहाड़ी जातियां खस और क्षत्रिय है। तो ये था हमारा प्रश्न। उपयुक्त विवरण इस तथ्य को स्वीकार करता है कि खस जाति एक सजीव तथा शक्तिशाली जाति थी। इनमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। सामाजिक संगठन धर्मतंत्र के आधार पर था, जो लोकतंत्रीय भावनाओं से भी प्रभावित था और जो पंचायत के प्रकार की स्वशासन की प्रणाली थी। परंतु कुल देवता कुल का बंधन माना जाता था। कुल का वृद्ध पुरुष कुल देवता का प्रतिनिधि माना जाता था और वही सारे कुल का मुखिया भी होता था। आगे चलकर राज्य संघ बनाए गए। इन्हें मावी या मबाणा कहते थे। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वह है हिमाचल प्रदेश में जनपदों की स्थापना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।